तो हम लोग जो है पिछले कक्षा में पढ़े थे कि पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उसके बाद जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े थे और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में ये देखे थे हम लोग कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर जो था वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसका उपयोग करके हम लोग किसी दूसरे कथन को भी सिद्ध करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यह एक सुपरिभाषित चरण की श्रृंखला है। मतलब यह एक विधि है जिसका जो है हम लोग कोई बड़ी बड़ी समस्याओं का हल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। होता क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम जो है ये लगभग इतना अंतर्निहित है, एक दूसरे में इतना परस्पर अंतर्निहित है कि लोग को लगता है, क्या है, अक्सर लगता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम दोनों एक ही है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। प्रमेय का कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, एल्गोरिथम बड़े बड़े समस्याओं को सिद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन दोनों के लिए हम लोग लिखते सेम ही है, बराबर बी क्यू प्लस आर। इसलिए लोगों को क्या लगता है कि दोनों एक ही है। तो पिछले कक्षा में देखे क्या थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी एचसीएफ आसानी से निकाल लेते थे। एचसीएफ निकालने के लिए तो हम लोग जो है सो अभाज्य गुणनखंड विधि का भी उपयोग करते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाए तब उसका एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो इतना बड़ा बड़ा संख्या है, इसका भी आसानी से एल्गोरिथम के जरिए निकाला जा सकता है। तो यूक्लिड सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग सिर्फ इतना ही नहीं किया जाता है, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब हुआ था तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी शुरुआती का जो प्रोग्राम बनाया गया था, मतलब शुरुआत वाला में, उसमें भी जो है सो सबसे पहला प्रोग्राम में इसी को लिया गया था। मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब किया गया तो पहला प्रोग्रामिंग में से प्रोग्रामिंग किया गया था एल्गोरिथम का। हम लोग जो है अभी तक जो पढ़े थे वैसे एल्गोरिथम का उपयोग जो है जब लिखा गया था तो धनात्मक पूर्णांक के लिए लिखा गया था, धनात्मक पूर्णांक के लिए, लेकिन अभी जो है हम लोग धनात्मक पूर्णांक के लिए भी ऋणात्मक पूर्णांक के लिए भी उपयोग करते हैं, लेकिन शून्य को छोड़ करके हम लोग धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। उसी का कुछ अनुप्रयोग आगे है जो क्वेश्चन के रूप में आएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का अनुप्रयोग का, कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरह से तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, फिर धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, फिर सम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पूर्णांक। सबसे पहला वीडियो में बताए थे पूर्णांक, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, तीनों का तीनों क्या था, मान लो -5 ही लेते हैं, -5 -4 -3, आगे बढ़ते गया 0 1 2 3 4, आगे ये सब क्या है, पूर्णांक है। लेकिन जब धनात्मक पूर्णांक की बात, क्या पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि माइनस वाला को नहीं लेना है, तो कहोगे 0 वाला ले सकते हैं, 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 0 न तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। इसीलिए कि 0 को जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी संख्या में, घटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी संख्या में। तो हम लोग सिर्फ 1 से शुरू करेंगे और आगे अनंत तक जाएंगे। ये सब का सब धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक का तो जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं धनात्मक सम पूर्णांक, क्या धनात्मक सम पूर्णांक। अच्छा, सम संख्या के बारे में सबको पता होगा कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे, सम संख्या, और वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वो विषम संख्या। तो धनात्मक सम पूर्णांक जो होगा, होना तो चाहिए धनात्मक और सम पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि 2 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, वो सब का सब क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक
विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, भाग तो लगेगा ही लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तब जाके क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। यानी कि 1 3 5 7 9 और अनंत तक जाएगा, ये सब का सब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम लोगों को जो कहा गया है क्वेश्चन में, धनात्मक सम पूर्णांक जो है वो 2q के रूप का होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखते हैं इसके बनाने का कुछ फिक्स फॉर्मेट है, हम लोग उसी फॉर्मेट से जो है बनाएंगे। इसमें देखो होगा क्या कि जब हमसे पूछेगा ना धनात्मक सम पूर्णांक या फिर पूछ ले धनात्मक विषम पूर्णांक, कभी कभी कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक, तो उसमें जो है हम लोग को ये समझना है जो ये पूछा गया है ना वो ए पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है, ए, यानी कि भाज्य के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर जो 2q है, ये 2 जो है ये भाजक है, यानी कि ये b है। अब मान लो कि 3m के रूप का रहेगा, तो यहाँ पर 3 जो होगा वो b रहेगा। कभी कभी 3m n दे दे, मान लो 3n, तो यहाँ पर जो 3 रहेगा ये b रहेगा। 4q दे दे, वैसे q और m का ज्यादा उपयोग किया गया है इसमें, तो 4 दे दे तो इसमें b का मान कितना होगा, 4 कहेंगे हम लोग। तो अब क्या है कि कुछ जो फिक्स फॉर्मेट है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 2 है। b कितना है, 2 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जिसमें r जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन b से छोटा होगा। तो यहाँ जो प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, अब अगर हम लोग लिख देते हैं प्रश्न से क्या कहा, ये जो है, ये जो दिया गया उसको क्या मान लिए हम लोग, a धनात्मक पूर्णांक को a मान लिए हैं, b के जगह कितना होगा 2, q के जगह तो q ही दिया हुआ है और प्लस r। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, जो r का मान होगा वो तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b का मान कितना 2, तो 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा होगा मीन्स क्या कि r का जो मान होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 के बराबर जो नहीं लेना है ना, 2 नहीं ले सकते ना, 0 के बराबर लगा हुआ तो 0 लिए और 2 से छोटा, तो r का मान 2 ले सकते हैं, 0 और 1 ये ले सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, r बराबर 0 के लिए, तो 0 के लिए जो है जब लिखेंगे तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 2 गुना 2q तो है ही प्लस r का मान 0। तो किस रूप में आ गया, a बराबर 2q। तो क्या कह रहा था कि धनात्मक सम पूर्णांक जो है किस रूप में होना चाहिए, 2q के रूप में होना चाहिए। तो सम संख्या क्या कहता है कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, 2 से भाग लगाते कट गया तो सीधा सीधा पूरा पूरा भाग तो लग गया, यानी कि हम लोग जो है इसमें जो है लिख सकते हैं 2q बटा 2, लिख सकते हैं यह 2 से भाज्य है,
जब 2 से भाज्य है तब तो कह सकते हैं कि धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है, 2q के रूप का है। इसको मान लो ये पहला है। दूसरा के लिए क्या करेंगे, अब लेंगे r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए क्या होगा, a बराबर 2q प्लस 1। अब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। अब 2 का पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो यहाँ से कटने वाला है ही नहीं, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो यह जो है, यह 2 से भाज्य क्या है, नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है ना, पूछा था ना, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में 2q प्लस 1 है, तो है ना 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, विषम पूर्णांक के रूप का है। अच्छा अब क्या करते हैं, ये q जो है, q के बदला हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 रख के चेक करते हैं कि क्या सच में धनात्मक सम आ रहा है या फिर विषम आ रहा है, चेक करते हैं इसको। देखते हैं, मान लो यहाँ पर वैसे लिखना ऐसे ही है, एग्जाम में जो लिखेंगे यही पैटर्न से। अब हम चेक कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर a बराबर क्या आया है, 2q। q का मान जो है 1 2 3 4 रख के चेक करते हैं। 1 रखेंगे 2 इकाई 2, सम आ गया। 2 रखते हैं 2 दूनी 4, सम आ गया। 3 रखते हैं 2 तिया 6, सम आ गया। 10 रखो 10 दूना 20, सम संख्या। तो ये जो पैटर्न बना ये किस रूप का बन गया, सम संख्या के रूप का बना, जो चेक करके भी हम देख लिए। अच्छा देखते हैं इसके लिए जो है विषम रूप का आता है क्या। तो q का मान जो है 1 2 3 4 आगे रख के चेक करते हैं। 1 रखेंगे तो 2 इकाई 2 प्लस 1, 2 1 3, विषम संख्या आ गया। 2 रखते हैं 2 दूना 4 प्लस 1 5 आ गया विषम। चलो 20 रख के चेक करते हैं, तो 20 दूना 40 और 1 41 आ गया विषम। तो ये जो फॉर्मेट मिला वो एकदम सही है कि 2q के रूप का धनात्मक समपूर्णांक होगा और 2q प्लस 1 के रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 3 का, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यानी किसके बारे में बताना है, धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बोलना है। तो हम लोग क्या किए, मान लिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b बराबर कितना होगा 4, जो यहाँ पे रहता है वही ना b होता है। हाँ। तो ये कितना है, b का मान 4 है। ये इतना जो लिखना है सब क्वेश्चन के लिए सेम लिखना है। अब यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक कहा, धनात्मक विषम पूर्णांक को ही मान लिए। अगर कहता धनात्मक सम पूर्णांक तो उसको ही मान लेते। धनात्मक पूर्णांक बोला था पिछला क्वेश्चन में, तो धनात्मक पूर्णांक को ही मान लिए। बस ये प्रोसेस सबका सेम रहेगा, बस b का मान चेंज होता रहेगा। तो b बराबर 4 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r और r का मान जो है ये ऐसा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न में जो दिया हुआ है a बराबर b की जगह 4q प्लस r। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से जो r का मान होगा 0 से तो बड़ा होता ही होता है, b से छोटा होता है। b कितना है 4, तो 4 से छोटा रहेगा। मतलब ये कि r का जो मान है हम लोग ले सकते हैं 0 1 2 3, 4 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 4 से छोटा लेना है। अच्छा q का मान जो है, सॉरी b का मान जो 4 है, देखो 4 गो आया है r का मान है 1 2 3 4। b का मान अगर 5 होता है तब 5 गो आता ना, 0 1 2 3 4, शेष पर 5 गो होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। पहला नंबर r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए क्या होगा, a बराबर 4q प्लस 0, इसलिए a बराबर जो होगा वो 4q होगा। अच्छा 4q जो है इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तब तो ये धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का आ गया। तो लिखेंगे यह 2 से
भाज्य है, इसलिए यह धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। अब क्या करते हैं, r बराबर 1 के लिए, दूसरा है r बराबर 1 के लिए क्या होगा, a बराबर 4q प्लस 1। अच्छा, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो इसमें तो लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, लेकिन दोनों को एक साथ रूप में लेकर के लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा। या फिर जो है जब सम विषम का पता नहीं चले तो चुपचाप से क्या करो कि q का मान 1 या 2 3 कुछ भी रख के चेक कर लो कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। चेक कर लो तो 1 रखेंगे तो 4 कहीं 4 प्लस 1 5 आ गया ना विषम, तो आराम से कह देंगे कि जो है ये किस रूप का है, विषम। तो लिखेंगे यह 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए यह क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलो एगो तो आ गया, a बराबर 4q प्लस 1, एक तो आ गया। अब क्या करते हैं, तीसरा नंबर में r बराबर 0 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, अब r बराबर 2 के। तो जब r का मान 2 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर 4q प्लस 2। अच्छा, इसमें जो है इसको कैसे पता करें, देखो दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2q प्लस 1। अब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा लग गया ना, 2 से 2 कैंसिल, पूरा पूरा भाग लग गया। इसका मतलब ये किस रूप में आया, धनात्मक समपूर्णांक के रूप में आया। लिखते हैं चूंकि यह 2 से भाज्य है, इसलिए यह क्या है, धनात्मक समपूर्णांक नहीं। तो चुपचाप से चेक कर लेंगे क्यों का मान 1 2 3 रख के छोड़ के रखो, चुपचाप से चेक कर लो कि धनात्मक सम आ रहा है या फिर विषम आ रहा है। अब चौथा नंबर में लेके आते हैं r बराबर 3 के लिए। तो जब r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा। अब ये तो पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है इसमें 2 से, लिखते हैं चूंकि यह 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। तो आ गया ना, 2 के बारे में कहा था ना कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। तो 4q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक, 4q प्लस 3 ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक, और बीच में तो ये 4q प्लस 2 और 4q ये धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का आ गया। लिखना प्रॉपर पूरा का पूरा है ताकि जो है धनात्मक सम भी अलग हो जाए, विषम के लिए भी आसानी से अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। एक छोटा सा बात जानते हैं कि किसी भी संख्या में ना 2 से गुना कर दो वो सम संख्या हो जाएगा, सिंपल सा है। क्योंकि जिसमें 2 से गुना करेंगे तो भागो देंगे तो आसानी से ना भाग हो जाएगा। चेक कर लो, 2 को 3 से गुना करते हैं कितना, 6। अब 6 में 2 से भाग दे दो कितना, तो जिसमें 2 से गुना कर देंगे पूरा पूरा जो है वो सम संख्या होगा, और 2 से अगर भाग दे देंगे उसी संख्या में तो फिर पूरा पूरा भाग भी तो लग रहा है। यानी कि 2 से गुना करेंगे तो कौन सी संख्या निकल जाएगी, सम संख्या। देखो इसमें 2 से गुना है, कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। मान रख के चेक कर लो, आ जाएगा सब। ठीक, देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी कहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो प्रोसेस तो सेम है, लिखना तो सेम है कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक के है और b का मान कितना होगा, इसके गुना के में रहता है वही b होता है। तो b का मान हो गया 6 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांक और b के लिए 2 अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r और r का मान 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो a बराबर 6q प्लस r, यहाँ पर जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा या फिर बराबर लेकिन b से छोटा, b का मान 6 है तो 6 से छोटा।
तो हम लोग r का जो मान लेंगे वो क्या क्या ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 के बराबर नहीं है। अब जब काउंटिंग लो 6 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो भाजक जितना होता है शेषफल उतना हम लोग ले सकते हैं, लेकिन उससे जस्ट कम लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से r का मान एक बार 0 रख के चेक करेंगे, फिर 1 रख के चेक करेंगे कि क्या इस रूप का आता है विषम पूर्णांक या फिर नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, इसको साइड रख दो बीच में, यहाँ से शुरू करते हैं r बराबर 0 के लिए। तो r बराबर जब 0 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 0, यानी कि a बराबर हो जाएगा 6q। अब इसमें तो 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, ये धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का आ गया। लिखते हैं चूंकि यह 2 से भाज्य है इसलिए यह जो है धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है, धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है। और नहीं तो फिर चेक करने का टेक्निक तो बताया होगा, क्यू का मान रखो तुरंत आ जाएगा सम है कि विषम है। r बराबर 1 के लिए अब जो है दूसरा नंबर रखो, r बराबर 1 के लिए, 0 के लिए चेक कर लिए हैं। अब r बराबर 1 के लिए a बराबर 6q प्लस r का मान 1। अब इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है तो इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, यह 2 से भाज्य नहीं है, यह 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। अच्छा एगो था ना धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 आ गया ना धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का। चेक कर लो, q का मान 2 रख लो, तो 6 दूनी 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13। 13 क्या है, विषम संख्या है। अब जो है तीसरा नंबर में r का मान 1 ले चुके हैं, r का मान 2, r बराबर 2 के लिए करो, क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 2। यहाँ से जो है हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 3 6, 3q प्लस 1। अब इसमें तो 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, 2 का गुणक है तो 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो लिखते हैं चूंकि यह 2 से भाज्य है इसलिए यह किस रूप का हो गया, धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है। अब क्या करेंगे, r का मान 2, अब r का मान 3 के लिए चौथा स्टेप, r बराबर 3 के लिए, अब r का मान 3 रख के चेक करते हैं क्या होता है, क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 होगा। तो अच्छा ये जो है क्या होगा, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। अच्छा इसमें जो है 2 से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, ये भी आ गया किस रूप का, विषम पूर्णांक के रूप का। और नहीं तो चेक कर लो, 2 रखो, 6 दूना 12 3 15, कुछ भी रखेंगे विषम है तो विषम ही आने वाला है। लिखते हैं चूंकि यह 2 से भाज्य नहीं है इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का। अगला चेक करते हैं r बराबर 4 के लिए, r बराबर 4 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 4, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2 3 6, 3q प्लस 2। अब 2 का गुणांक है, 2 से गुना हो रहा है तो 2 से भाग भी लगेगा, इसलिए जो है लिख सकते हैं चूंकि यह 2 से भाज्य है इसलिए यह धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का। बस लिख लेना पूरा पूरा खुद से ही। उसके बाद जो है तो चौथा हो गया, पांचवा। अब एगो लास्ट बचा हुआ है, लास्ट के लिए जगह नहीं है, लिख देते हैं इस जगह पे। छठा नंबर r बराबर 5 के लिए,
r बराबर 5 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6 प्लस 5 यानी कि 5। अब जो है ये तो विषम पूर्णांक के रूप का है ही, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। चेक कर लो, 2 रख के या 3 रख के, 4 3 18 5 23 विषम